नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र कौन जीतने जा रहा है। क्या एनडीए, यानी जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, एनडीए जीतने जा रहा है महाराष्ट्र, या फिर इंडिया अलायंस जिसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कहते हैं, वो जीतने जा रहा है। यानी मोदी जी के हाथ आ रहा है या फिर शरद पवार, ठाकरे, राहुल गांधी के हाथ में महाराष्ट्र आ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर ने, किसी बड़े अखबार ने या किसी बड़े चैनल ने ना ओपिनियन पोल दिखाया महाराष्ट्र पे, ना सर्वे दिखाया। सिर्फ एक प्रोमिनेंट सर्वे अभी तक आया है जो इन साहब का था, अडानी साहब का था, मोदी जी के अडानी जी। इनकी न्यूज़ एजेंसी आईएनएस ने एक सर्वे दिखाया जिसका मैंने जिक्र पहले वीडियो में किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर पत्रकार चुप हैं, सेफोलॉजिस्ट चुप हैं, चुनावी पंडित कुछ बोलना नहीं चाह रहे कि क्या होने जा रहा। हो सकता है कि जो हरियाणा के अप्रत्याशित चुनाव आए उसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। बहरहाल, अगर आप महाराष्ट्र की ज़मीनी हकीकत देखते हैं, ग्राउंड असेसमेंट करते हैं, तो एक बात कही जा सकती है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही जा सकती है कि पिछले 4-5 दिनों में, लास्ट 4-5 डेज, ये जो महाविकास अघाड़ी है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, इंडिया अलायंस, ये धीरे धीरे दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। इम्प्रूवमेंट है इसमें, बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। जबकि एनडीए, मोदी जी की जो टीम है जिसमें अजीत पवार हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं और एकनाथ शिंदे हैं, ये जो टीम है महायुति की, इसमें जो आपसी झगड़े, वैचारिक झगड़े, ज़मीन पर जो लड़ाई है उम्मीदवारों के बीच में, रेबल्स के बीच में, ये झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते कैमरे पर आ गए हैं। एक ऐसे वक्त पर जब चुनाव शबाब पर है और चंद दिन बचे हैं वोटिंग के, तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और मैं आखिर में आपको आज ज़रूर ये बताऊंगा कि आगे कौन है, पीछे कौन है, क्योंकि आप जानना चाहते हो। एक्सपर्ट की मदद से इस वीडियो में ज़रूर आपके सामने एक क्लैरिटी दूंगा, मैं आज एक तस्वीर दूंगा कि जहां आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में कौन आगे चल रहा है। ये मैं ज़रूर आपको एक असेसमेंट दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इंडिया अलायंस की जो मैंने बात करी थी, महाविकास अघाड़ी, ये इम्प्रूव क्यों कर रही है, वाई इज़ डूइंग बेटर पिछले 4-5 दिनों में जो दिख रहा है। अगर हम महाविकास अघाड़ी के इस आप कह सकते हैं इस इम्प्रूवमेंट को देखते हैं, तो 3 प्रमुख कारण, 3 ऐसे रीजंस हैं। हालांकि कारण बहुत हैं, लेकिन 3 प्रमुख कारण जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा महाविकास अघाड़ी को एच मिल रही है एनडीए के ऊपर। नंबर 1 कारण जो है वो ये है कि पिछले कई दिनों में जो रिस्पांस है, जो रैलीज का रिस्पांस है, चाहे वो शरद पवार की रैली हो या उद्धव ठाकरे की रैली हो, रैलीज बड़ी हैं, रिस्पांस बहुत ज़्यादा है और एक जो पब्लिक और लीडर के बीच में जो कनेक्ट है, वो कनेक्ट दिखता है। जैसे शरद पवार की रैली, शरद पवार 84 साल की उम्र है, कैंसर से पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं जानलेवा बीमारी से, और आप यकीन मानिए 5-5, 6-6 रैली कर रहे हैं। The senior most active politician in the country, इस देश के सबसे सीनियर मोस्ट 84 साल के शरद पवार, 4-4, 5-5 रैली। और कल तो इन्होंने हद कर दी, इंतहा कर दी। पानी बरस रहा है मूसलाधार बारिश के बीच में, ये बुजुर्ग या ये यूथ 84 साल का रैली कर रहा है। गजब का कनेक्ट है। और यही कुछ हाल उद्धव ठाकरे का है। मैंने पहले भी कहा कि मराठी के इस वक्त के सबसे बेस्ट ओरेटर है, आप मराठी के वाजपेयी कह सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। उनका भी ज़बरदस्त कनेक्ट है, हमला कर रहे हैं, मराठी अस्मिता को जगा रहे हैं। लेकिन अगर आप मोदी जी की रैली देखें, और ख़ासकर जो रैली 14 नवंबर की है, बहुप्रतीक्षित रैली, शिवाजी पार्क, एक आइकॉनिक ग्राउंड पर जो रैली थी मोदी जी की, जिसकी तैयारी 10-15 दिन से हो रही थी, एकनाथ शिंदे ने जिसमें ताकत झोंक रखी थी, देवेंद्र फडणवीस, उस रैली में जो कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत है, कैमरा झूठ नहीं बोलता, जो खाली कुर्सियां खासकर पीछे की, जो 2014 में भरी रहती थी, 2019 में भरी रहती। मोदी जब 2014 में वो मुंबई आते थे तो भीड़ सड़कों तक रहती थी, वो कुर्सियों तक नहीं थी, कुर्सियां खाली थी। और कमोबेश अगर आप योगी की रैलीज देखें, उसमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं, भले वो बटेंगे कटेंगे बात कर रहे हैं, रिस्पांस अच्छा नहीं है, पब्लिक का कनेक्ट अच्छा नहीं। तो एक तरफ ये जो रैलीज हैं, इसका जो पल्स अगर आप देखें
तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है, कनेक्ट बढ़ रहा है पब्लिक के साथ। अब दोस्तों कारण नंबर दो कि महाविकास अघाड़ी क्यों आगे, क्यों इम्प्रूव कर रही है। अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र का मतलब मुंबई नहीं है, बॉलीवुड, कॉरपोरेट, क्रिकेट यही नहीं है, चकाचौंध ही नहीं है। मुंबई के परे हटकर महाराष्ट्र एक कृषि प्रधान प्रदेश है। और अगर आप विदर्भ का एरिया देखें जहाँ 62 सीटें हैं, और फिर मराठवाड़ा एरिया देखें जहाँ मराठा अभी आंदोलन चला था रिजर्वेशन का, ये मूलतः सोयाबीन, कपास, खेतीहर, काश्तकार, किसानी की जगह है। और किसानों का मुद्दा इट्स वेरी सीरियस, इज बिकमिंग वेरी सीरियस। खासकर सोयाबीन और कपास को लेकर जो स्थिति है, जो डिस्ट्रेस है फार्मर्स में, वो सुर्खियों में आ रहा है। वो इलेक्शन का एक इशू बन रहा है, अंडर करंट बन रहा है मराठी अस्मिता के साथ साथ। और तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटें, मोर देन 100 सीट्स इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस इशू को मैं आगे एक्सपर्ट्स के ज़रिए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसको समझना ज़रूरी है। किसानों का मुद्दा बड़ा है और बीजेपी के पास कोई रास्ता अभी फ़िलहाल दिखता नहीं है। कारण नंबर 3 कि महाविकास अघाड़ी क्यों इम्प्रूव कर रही है पिछले कुछ दिनों में। एक रीज़न ये है कि अगर आप पिछले 3-4 दिन देखें तो जो महायुति है, जो एनडीए है, जो टीम मोदी है, जिसमें फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं, इनके बीच में जो आपसी झगड़े हैं, इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा है कि कैमरे पर है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि किस तरह से अजीत पवार खुलकर कह रहे हैं कि भाई योगी जी क्या कह रहे हैं, ये बटेंगे तो कटेंगे, हमारा तो नुकसान हो रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे नेता हैं एनडीए में, मोदी जी की पार्टी में, जो मोदी जी और योगी जी को अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लाना नहीं चाहते, उनकी रैलीज नहीं चाहते, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, ये हालत है। और अजीत पवार से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर बोल चुके हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस है, वो भी चुनौती दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि साहब ये जो अजीत पवार हैं, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं हमारी सरकार में, ये तो एक ऐसी विचारधारा के हैं, सेकुलर विचारधारा के हैं कि इनको तो हिंदू एंटी हिंदू लगता है, इनको तो सिखाना पड़ेगा। अब इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि काडर का क्या हाल होगा, कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, अगर नेता आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या वोट ट्रांसफर होगा, क्या बीजेपी का वोट अजीत पवार को मिलेगा, या अजीत पवार का वोट एकनाथ शिंदे को मिलेगा, या बीजेपी को मिलेगा। वोट ट्रांसफर बिकमिंग डिफिकल्ट, वोट ट्रांसफर इज बिकमिंग डिफिकल्ट। महायुति में, एनडीए में जिस तरह के नेता हैं और उनके जो झगड़े हैं, उसके चलते वोट ट्रांसफर होना मुश्किल होता जा रहा है। ये एडवांटेज शरद पवार, ठाकरे और राहुल गांधी है। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मोदी और शाह, मोदी और मोदी जी के चाणक्य एकदम ही पिछड़ रहे हैं, मैदानी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो एनडीए जिसे महायुति कहते हैं, 2 कारण उनके भी पक्ष में जाते हैं। एक कारण है स्टेट मशीनरी, स्टेट मशीनरी का भरपूर साथ है दिल्ली से लेकर मुंबई तक। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन जब चुनाव में चलता है मोदी जी का, हरियाणा में आपने देखा ये। और शरद पवार ने अभी 2 दिन पहले ही अपनी एक रैली में कहा कि भाई हाल ये है मिसयूज़ ऑफ स्टेट का, पुलिस प्रशासन का, कि पुलिस की गाड़ियों में सरकार पैसा पहुंचा रही है एक से दूसरी जगह पर। जो पैसा पुलिस की गाड़ियों से पहुंचाया जा रहा है, जिसको पकड़ा नहीं जा रहा। आप हमारा पैसा तो पकड़ लेते हैं 2-4 रुपये, लेकिन जो बड़ी अमाउंट में पैसा जो जा रहा है पुलिस की गाड़ियों में, वो पकड़ा नहीं जा रहा। अब कितना ये सच बयान है तो इलेक्शन कमीशन का काम है इसकी जांच करे, लेकिन स्टेट मशीनरी का मिसयूज़ है। और दूसरा जो एक पक्ष में जाता है मोदी जी और शाह साहब के साथ, वो है कि जो मुफ्त योजनाएं, फ्रीबीज, वो जो पैसा बांटा गया, सरकारी पैसा बांटा गया, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट तो है, इसको आप जुटला नहीं सकते। और आखिरी 2-3 दिन में, जैसा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार आशंका जाहिर कर रहे हैं, नकद पैसा भी बांटा जाएगा, लिफाफे पहुंचाए जाएंगे घर घर। तो ये जो पैसे का खेल है माया नगरी में, इसका भी आप कह सकते हैं असर तो रहेगा। और ये एडवांटेज यहाँ पर थोड़ा सा एनडीए को मिलता है। अब दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या महाविकास अघाड़ी दिन ब दिन, खासकर पिछले 4-5 दिनों में इम्प्रूव कर रही है, और ये इम्प्रूवमेंट करती जाएगी। ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ये ग्राफ नीचे भी आ सकता है। मोदी और शाह इस ग्राफ को नीचे भी ला सकते हैं वोटिंग होते होते। और दूसरी चीज़ जो एक बड़ा सवाल है, एक बिग इशू है
कि मोदी जी जो जिनका एक क्रेज था महाराष्ट्र में 2014, 19 और भी कई इलेक्शन जो देखे, अचानक योगी हो या मोदी हो या मिस्टर शाह हो, चाणक्य हो, इनकी रैलीज में भीड़ क्यों नहीं आ रही? मोदी जी जो एक मैग्नेट कहे जाते थे, क्राउड पुलर, वो जो मोदी मैजिक था, क्या वो फेड हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है? इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ। प्रकाश पोरे साहब हैं। आज प्रकाश पोरे साहब से मैं कुछ शरद पवार पर पूछने जा रहा हूँ। 50 बरसों से जानते हैं प्रकाश साहब शरद पवार को। 50 बरस बहुत होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। तो उनसे पूछूंगा मैं, भाई क्या वजह है कि ये 84 साल के बुज़ुर्ग कैंसर से लड़ रहे हैं, मूसलाधार बारिश में सभाएं कर रहे हैं? मैं पूछूंगा उनसे। और मैं ये भी पूछूंगा सुधीर सूर्यवंशी जी को, आज मैंने बुलाया, जो बारामती से हैं, कि भाई मोदी जी की रैलीज में भीड़ क्यों नहीं आ रही, व्हाट इज़ द रीज़न, वो इसका इंडिकेशन क्या है? और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन तीनों एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, आप खुद नतीजे पे पहुँचिए कौन आगे है इस वक्त महाराष्ट्र में। सुधीर जी, भाई कल बड़ी बहुप्रतीक्षित रैली थी जिसे कहा जा रहा था शो ऑफ स्ट्रेंथ है। मोदी जी की रैली थी, शिवाजी पार्क में रैली थी, मुंबई में रैली थी, और मुंबई में तो उनके सारे चेले मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस भी है वहां पर, एकनाथ शिंदे भी है वहां पर, अजीत पवार भी है, और वहां पर अमित शाह का पूरा इंतजाम था। सुधीर जी, मेरा सवाल यह है कि इतनी बहुप्रतीक्षित रैली मोदी जी की शिवाजी पार्क मुंबई में, और वहां खाली कुर्सियां हैं, खाली कुर्सियां, ये संकेत क्या है? देखो, ये बहुत चीजों का संकेत देता है। बिल्कुल कुर्सियां वहां पे खाली थी। मोदी जी के जो स्टेचर के लिए जो भीड़ चाहिए वो बिल्कुल वहां पे नहीं थी। बहुत ही ज्यादा पैमाने पे कुर्सियां खाली थी, ये बात बिल्कुल सही है। अभी इसके मायने क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दीपक जी, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार, एक बीजेपी, एक शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की। अभी तीनों पार्टी का कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रहता तो मुझे लगता है ये खाली कुर्सी बिल्कुल दिखती नहीं है, और जो वायरल वीडियो वो बिल्कुल होती नहीं है। इसका मतलब है कि तीनों में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो ऑरा था, जो उनकी जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो तब ये मैजिक था, मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि मोदी जी को अभी सुनने इतने लोग ज्यादा पैमाने पे आते नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो स्पीचेस है, उसका भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पे कई जगह पे घूम रहा हूँ, तो ऐसे रीजनल्स नहीं दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी का एक पहले एक बात होती थी, नरेंद्र मोदी आते थे और पूरी कायनात बदल देते थे, लेकिन ऐसे कभी अभी चीजें मुझे लगता है ग्राउंड पे नहीं दिख रही है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि मोदी जो मैजिक है, जैसे 400 नारा के पास से 240 आ गया, और 240 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभी क्या वो रंग लाता है वो इम्पोर्टेंट, लेकिन मोदी मैजिक थोड़ा मुझे लगता है कहाँ ना कहाँ वो कम होते हैं नजर आ रहा है वो। और बीजेपी के लिए चिंता और टेंशन का सब्जेक्ट भी है। ओके ओके। नहीं प्रकाश जी, कि आप 50 साल से मुंबई जा रहे हो, शिवाजी पार्क में ऐसी कोई रैली नहीं, बाला साहब ठाकरे की रैली हो या इंदिरा गांधी की रैली हो या नरसिम्हा राव की रैली हो, सारी रैलियां आपने देखी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2014 में आप तो बड़ी तारीफ करते थे कि साहब पूरा शिवाजी भर गया, पूरा मैदान भर गया है। आज कुर्सी नहीं भर पा रही है, मैदान छोड़िए। तो ये 14 और 19 और 24 के बाद ये मोदी जी के साथ क्या हो रहा है? क्या महाराष्ट्र की पब्लिक ऊब गई है, या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट मोदी जी का ठीक नहीं है कि जो भीड़ नहीं आ पा रही है? नहीं, देखिए, भीड़ तो जो है वो मैनेजमेंट के कारण ही फिलहाल में आ रही है 2014 के बाद में। अभी जैसे योगी की पहली सभा हमारे वाशिम में हुई, वो टोटल फेल गई, कुर्सियां खाली थी, तो बाद में ये लोग थोड़े से सतर्क हो गए। अभी अंजनगांव के अंदर सभा हुई उनकी, तो वहां पे वो हमारा वहां का जो आदमी है प्रतिनिधि बता रहा था, 400-500 बसें, हजारे कारें लेके करीब करीब 50,000 लोग वहां लाए गए, और वो बताई गई भीड़। जहां इनकी भीड़ नहीं रहती है ना, वो कैमरा उधर घूमता नहीं है, एक बात ध्यान में रखिए इनकी। नहीं, लेकिन कल तो सब कुछ कैमरा ने नंगा कर दिया ना साहब, पूरा तस्वीर देखी ना, ये पूरी तस्वीर देख रही, कुर्सियां खाली है। वो कैमरे नहीं थे ना, वो कैमरे मोबाइल वालों के थे और आपके मेरे जैसे लोगों के थे, जिन्होंने वो लेके शूट करके भेजा। और ये बहुत अच्छा हुआ कि मोदी जी का आवाज आ रहा था उसके अंदर करके, मुझे लगा कि ये दिस इज ऑथेंटिक।
तो इसीलिए मैंने वो आप जो बात बोल रहे हो जी। उसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। तो बातें ऐसी है कि क्या हुआ है कि 2014 के बाद में ये लोगों का विश्वास उड़ गया कि जो आने वाला आदमी है, जो पार्टी है, ये हमारे भले के लिए आई है। मूर्तियापुर करके एक जगह है, वहां हरीश पिंपळे नाम का उनका पिछले 3 साल से एमएलए थे, उसको टिकट बिल्कुल आखिरी मिली ही नहीं है। वो आखिरी बड़ा रो रहा था, ये कर रहा था, तो उसकी टिकट फाइनल हो गई। आपको मजाक लगेगा, मैं उसका वीडियो भेजता हूं आपको। उसने भरी महफिल में योगी जी के सभा में ये बोला, क्या बोला कि भाई अभी तक के तो देखो मैंने मेरा सब परिवार वगैरह सब ठीक कर दिया है, यानी ये वो दलित समाज का है, और वहां पे वो बिल्कुल साइकिल चलाने वाला आदमी था। वो पिछले 3 इलेक्शन के बाद में ये बता रहा था कि मैंने अभी इतना पैसा कमा लिया है कि वो कैलकुलेटर में बैठता नहीं है। ये साहब वो ऑन कैमरा ऑन पब्लिक बोल रहा है, उसके एमएलए वीडियो बोल रहा है? वायरल हो गए। हाँ हाँ, खुद बोल रहा है भाई। लेकिन अभी ओहो। बोले मैं ऐसा, हाँ मैं अभी जो है, मैं अभी पब्लिक के लिए काम करूंगा। अभी तक के 3 बार चुन के आए, मैंने मेरा सब परिवार वरिवार सब ठीक लगा दिया है, मैंने मेरी पूरी सुविधा कर ली है, लेकिन अभी मैं आपके लिए लड़ूंगा। ये साहब वो बेशरम के जैसा ऑन कैमरा बोल रहा, और क्या बताऊं मैं आपको। तो नहीं, तो ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं कि मोदी के जो लोग हैं लूट खसोट कर रहे हैं और पब्लिक का मोह भंग हो गया है मोदी से, मोदी के लोगों से? क्या कहना चाह बस रहे हैं आप? लोगों को दिखता है ना, जो 5 साल पहले जो आदमी साइकिल पे घूमता था, अभी वो एसयूवी में घूम रहा है, स्कोडा में घूम ओके, रहा है। तो लोग बोलते हैं यार समझ। ये छोड़ो ना, हमारे भले के लिए आए, और हुआ ही नहीं है ना कुछ। पिछले 10 साल में जो उन्होंने वादा किया था 2013 में कि आपकी सोयाबीन को हम 6,000 भाव देंगे, अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम आपको 6,000 का भाव देंगे, जबकि बाजार में चार गॉट हजार इट, मिल रहा है। हाँ, गॉट इट, गॉट तो इट। इसीलिए अभी प्रकाश लोग जी क्यों ने जाएंगे खुद होके भाई, क्यों जाएंगे। प्र, प्रकाश जी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में, ये सही बात है कि 2014 में मोदी का क्रेज था। ये क्रेज इसलिए घटता चला जा रहा है क्योंकि मोदी के जो लोग थे, जिन्होंने एक मिसाल दी एमएलए की, कि वो पैसा पीट रहे हैं। साइकिल पे चलते थे, 2 बार एमएलए हुए, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आज एसयूवी से चल रहे हैं, पैसे पीट रहे हैं, कैलकुलेटर में पैसा नहीं आता। ये कैमरे पर बोल रहे हैं, रैली में बोल रहे हैं मोदी के एमएलए। यानी पैसा कमाया, भ्रष्टाचार हुआ, महाराष्ट्र के लिए कुछ किया नहीं, और एक मोह भंग की स्थिति है। और मुझे लगता है इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जो बीजेपी के अंदर दिख रही है। लखेड़ा साहब, क्या लग रहा है आपको कि भाई अमित शाह की रैली हो, योगी जी की रैली हो, मोदी जी की रैली हो, अरे भाई महाराष्ट्र में लोग नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? राजस्थान के रेगिस्तान में आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 के इलेक्शन के पहले जिन्होंने 18 लोकसभा क्षेत्रों में, कंस्टिट्यूंसीज में पब्लिक रैली की, बड़ी-बड़ी पब्लिक रैली की, लोगों को लाया गया वहां, और ऐसी हवा थी कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी, जो क्लेम कर रहे थे, हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के लोग तो क्लेम कर रहे थे कि आधी से ज्यादा सीटें, मतलब 24 प्लस बीजेपी जीतेगी और स्वीप करेंगे। तो जहां जहां मोदी की रैलियां हुई लोकसभा इलेक्शन के लिए, वहां वहां 18 जगह मोदी की पार्टी, जो बीजेपी के कैंडिडेट, हार गए। इवन वो एनसीपी के भी लोग हार गए, अजीत पवार, जो अजीत पवार के, और उनके जो ये जो एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे की पार्टी, जो शिवसेना शिंदे गुट है, इनके भी लोग हार गए। तो 18 जो रैलियां हुई, वो रैलियां 12-14 इनके क्षेत्र में हुई, बीजेपी की 2-4 उधर भी हुई, सब जगह हार एक गए। मिनट, इसका अरे भाई क्या है? आप ये लखेड़ा साहब ऐसा मत कहिए, मतलब कोई सुन लेंगे नहीं, मोदी सच्चाई जी है। के भक्त। अरे अरे, आप कह रहे सुधीर जी, क्या ये कह रहे हैं? कह सच्चाई रहे है। 18 रैली करी, 18 में हार गए लोग। सही बात है क्या? मुझे तो यकीन नहीं हाँ हो बिल रहा। नहीं नहीं, उन्होंने रोड शो भी किया था बाकायदा नहीं लोकसभा में। नहीं भाई, बड़ी बात कह दी। उमाकांत जी कह रहे हैं 18 रैली करी 4 महीने पहले, और 18 की 18 जगह पे मोदी जी हार गए। ये क्या बता रहे हैं आप लखेड़ा साहब? देखिए, 17 सच जगह पे है ये। हारी है, हैं? 17 जगह हाँ, पे हारी है। चलिए, एक आध भाई जगह एक जगह तो जीती, मल्टीपल। हाँ चलिए ठीक। सुधीर जी ने तो करेक्ट ये कर दिया। आप जो है, देखिए, आप, मैं आपको बता दूं कि आप उसका रेशियो देखिए कि जो मोदी का स्ट्राइक रेट कितना है महाराष्ट्र में। देखिए, उस समय तो मोदी कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, और अनडिस्प्यूटेड थे, कोई कोई बहस ही नहीं है। इस बार जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा है, उसमें तो मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं ना। दूसरा बात यह है कि बीजेपी के पास कहने को कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को लोग जरूर सुनते महाराष्ट्र में, अगर वो ये कहते कि देखिए 10 इंडस्ट्रीज
गुजरात जा रही थी महाराष्ट्र से और मैंने रोक दिया और उसके ना रोक करके उनको गुजरात में रख दिया। लखेड़ा साहब आज आप मजा ले रहे हैं, मजा, एक मिनट, आज आप मजा ले रहे हैं मोदी जी से। आप कह रहे हैं 18 रैली करी, सारे की सारी सीटें वहां पर हार गए। अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को ये कहना चाहिए था कि भाई मैं महाराष्ट्र से गुजरात नहीं ले जा रहा कारखाने, गुजरात के कारखाने महाराष्ट्र ला रहा हूं। अब ये तो मैं क्या बताऊं। सुधीर जी, लेट्स बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों में, जैसे आप नासिक में थे, उससे पहले आप धुले एरिया में थे, आप नॉर्थ महाराष्ट्र में थे, फिर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में आए, फिर आपने विदर्भ का एरिया देखा, आज आप बारामती में हैं, जो जहां पर शरद पवार का जिसे गढ़ कहा जाता है। पूरे महाराष्ट्र में आपको क्या दिख रहा है पिछले 3-4 दिनों से? क्या महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ रही है या महायुति बढ़ रही है? क्या मोदी की टीम आगे बढ़ रही है या आपको लगता है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? आपको किसका बेटर रिस्पॉन्स दिख रहा है? कौन इम्प्रूव कर रहा है और कौन नीचे जा रहा है पिछले 3-4 दिन में? देखो दीपक जी, जैसे हम रिपोर्टर है तो घूमते हैं तो एक पल्स पता चलता है कि हम टटोलने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो 2-3 चीजें अहम इसमें मुझे दिख रही है। मैं जब घूम रहा हूँ तो बीजेपी के लोगों को भी मिल रहा हूँ, लीडर से, कद्दावर लीडर से, जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे, तो वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। वो बता रहे कि हमको मोदी की रैली भी नहीं चाहिए, हमको योगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको जेपी नड्डा नहीं चाहिए, हम सिर्फ लोकलाइज इलेक्शन लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। ये लोग जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे उतना हमारे हारने के चांसेस ज्यादा है। और इसके आगे मैं बताता, अजीत पवार ने खुल्लम खुल्ला बता दिया कि मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी नहीं चाहिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में योगी नहीं चाहिए। वो तो ओपनली बता रहे आज अजीत पवार कि ये लोग बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ये आएंगे तो मेरी बीबी जैसे हार गई तो वैसे वो भी हार जाएंगे, ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए एक लीडर बता रहा था कि जेपी नड्डा की रैली महाराष्ट्र में इलेक्शन है, लेकिन बीजेपी का प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट घूम नहीं रहा है, तो कोई बुला ही नहीं रहा है उनको। आम बात है, उनको बुला ही रहे। 2-3 लीडर को फोन किया, भाई उनको बुला लो, नेशनल प्रेसिडेंट है, 1-2 रैली तो होना चाहिए उनकी। तो ऐसे 2-4 रैली अभी अरेंज की गई उनके लिए, जेपी नड्डा की। ये सिचुएशन बीजेपी के लीडर की। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में हम जब आते हैं, जब उन नेताओं से, उनके जो कार्यकर्ता जो फंक्शन में है, उनसे जब बात करते तो डिमांड है उनकी रैली की, शरद पवार की रैली की डिमांड है। शरद पवार दिन में 5 रैली कर रहे, उद्धव ठाकरे 5-6 रैली कर रहे, कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे, और ऐसा नहीं उनके खुद के कैंडिडेट के लिए कर रहे। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के कैंडिडेट को कर रहे, शरद पवार भी शिवसेना के कैंडिडेट के लिए कर रहे। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रैलीज हो रही है महाविकास आघाड़ी में। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर है, उनके लोग बोल रहे भाई तुम मत आओ महाराष्ट्र में, तुम आओगे तो यहाँ पे रायता फैल जाएगा, ऑलरेडी कटेंगे बटन से रायता फैल गया है, मतलब हुई है। आप ये कहना चाह रहे सुधीर जी की महाविकास की जो रैलीज हैं उसमें रिस्पांस अच्छा हो रहा है, महाविकास अघाड़ी इंप्रूव कर रही है, और आप कह रहे हैं कि योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो या नड्डा हो, इनकी रैलीज का रिस्पांस अच्छा नहीं है, और अजीत पवार जैसे नेता जो एनडीए के नेता हैं वो मोदी और योगी जी को अपनी सभाओं में बुलाना नहीं चाहते। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बुलाने नहीं चाहते, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मोदी जी आए थे और पूना में, आपको याद होगा, शरद पवार को भटकती आत्मा उन्होंने कर दिया, तो उससे वो पूरा चुनाव का एक माहौल बिगड़ गया था उनके लिए। तो वो नहीं चाहते कि मोदी और योगी कुछ आए और शरद पवार की कुछ ऐसी बातें कर दे, क्योंकि शरद पवार एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है महाराष्ट्र में। वो मराठा कम्युनिटी हो, बहुजन कम्युनिटी हो, दलित कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, उनका एक पकड़ है वो कम्युनिटी में। तो उसके वजह से वो कम्युनिटी हर्ट हो जाती, कोई शरद पवार के अटैक करते तो वो हर्ट हो जाती। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोई भी इस इलेक्शन में उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करे। प्रकाश जी, एक तस्वीर से आज मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और किसी को भी इंस्पायर होना चाहिए, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे वो कांग्रेस का सपोर्टर हो, किसी का सपोर्टर नहीं हो, नोटा में वोट डालता हो। शरद पवार 84 साल की उम्र, 84 ईयर्स ओल्ड, लोग चारपाई से उठ नहीं पाते इस उम्र में, 84 साल, और कैंसर से लड़ रहे हैं साहब। नाम सुन के लोगों को गश आ जाता है। तो कैंसर से भी लड़ाई है, एक जानलेवा बीमारी से। 84 साल की उम्र है, 5-5 रैली कर रहे हैं, पानी बरस रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है,
कम से कम बारिश में मैं तो नहीं खड़ा हो सकता 10 मिनट, और वो बारिश हो रही है और ये बुजुर्ग आदमी, एक मरीज मरीज 84 साल में खड़ा हुआ है। ये क्या है शरद पवार में? मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 50 साल से आप जानते हैं, 50 इयर्स, लोगों की उम्र नहीं होती 50 साल। आपकी दोस्ती तब से शरद पवार से, तब से आप जानते हैं। शरद पवार में क्या है, ऐसा कौन सा मोटिवेशन है उस आदमी में? सर बात ऐसी है दीपक भाई, एक बात ध्यान में रखिए कि शरद पवार ये हमेशा ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं, उनके कोई तामझाम नहीं है। एक तो सबसे पहली बात तो शरद पवार ये अकेला आदमी ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी खड़े रहते थे सिर्फ पर्चा भरने के लिए जाते थे, बाद में कभी घूमते नहीं थे। क्योंकि उनका काम बोलता है। लोगों को ये दिखता है कि यार शरद पवार नहीं रहेंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, भले ही वो उनकी शुगर लॉबी होगी या कुछ होगी या बाकी की भी सारी चीजें होगी, जी, लेकिन ये लोगों में विश्वास तो है कि शरद पवार के मतलब कारण ही हमारा विकास है। एक 24 विषय घंटे राजनीति करते हैं, 24x7। ये राजनीति नहीं साफ करते, राजनीति भी करते हैं और परिसर का विकास करते हैं, ये लोगों को दिखता है। आज की नवी मुंबई किसकी देन है? ये शरद पवार ने सोचा था, उसके बाद में उन्होंने चालू कर दिया। आज जाके आप नई मुंबई में देखिए ना, अगर नवी मुंबई नहीं रहती थी, एरिया पनवेल कामोटे वगैरह वो जो है, तो आज तो मुंबई की हालत क्या रहती थी? कनेक्टिविटी सारी हो गई सब ऊपर। देखिए दूसरी बात कैसी है मालूम है कि शरद पवार एकमात्र आदमी है कि मैंने कभी उनके पास में सिक्योरिटी नहीं दी थी, कभी सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं नहीं कभी नहीं रहते शरद पवार सिक्योरिटी में, कोई आदमी रोकता ही नहीं उनको मिलने के लिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने कोई काम बुरा किया आपसे नहीं फोन है। पे बात होती है आजकल? आपसे फोन पे बात होती है, हाँ मुलाकात हो जाती है आपकी? हाँ अरे कभी भी अभी भी फोन लगाओ, मैं पूछूं कि क्या परिस्थिति है तो 5-10 मिनट में कनेक्शन हो जाएंगे या खुद फोन उठा लेंगे। अगर बिजी रहेंगे तो उनका आदमी बोलेगा कि साहब खड़े हैं, मीटिंग में खड़े हैं, बाद में बात करवाता हूँ, लेकिन करवाता ही है। ये सबसे खासियत है शरद पवार की। सुधीर जी, अब तो मुश्किल से 2 दिन बचे हैं, उसके बाद प्रचार खत्म हो जाएगा और 4 दिन के बाद वोटिंग है 20 तारीख को। तो 2 ही 3 दिन बचे हैं। अब तो मैं आपसे, मुझे लगता है एक एंकर का एक हक है ये जानने का, एक पत्रकार से जो फील्ड पर है, कि भाई माहौल अब क्या है। तो आज तो बता दीजिए साहब, अब तो 2 दिन बचे हैं, आज तो बताइए कि भाई माहौल क्या है। आपकी जो नब्ज पे उंगली है वो क्या बोल रही है? बैरोमीटर आपका क्या बता रहा है? क्या महाविकास अघाड़ी आगे है, या आपको लगता है अभी कांटे की टक्कर है और मोदी और शाह अभी कुछ अस्त्र शस्त्र चलाएंगे? और क्या लगता है आपको आज की स्थिति में? अब तो चुनाव पूरी तरह पक चुका है साहब। देखो दीपक जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पैड ने एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को और महायुति को दिया था, उसी तरह से सोयाबीन का जो इशू है, उसकी जो सोयाबीन प्राइजेस, सोयाबीन और कपास, समझ गया मैं, किसान परेशान है। किसान परेशान है। और ये सोयाबीन की वजह से बीजेपी की लोगों की सभा कैंसिल हो रही है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है बीजेपी की सभा कैंसिल हो रही है, तो आप नई चीज बता रहे हैं। हाँ, सभा कैंसिल हो रही है क्योंकि किसानों में गुस्सा काफी बड़े पैमानों पे है। और सोयाबीन का जो क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र विदर्भ में है, मराठवाड़ा में है और नॉर्थ महाराष्ट्र में। तो उसमें वो सोयाबीन कम से कम 67 कॉन्स्टिट्यूंसी पे इन्फ्लुएंस करता है। सोयाबीन का जो किसान है वो मराठवाड़ा 67 सीट्स पर सोयाबीन इन्फ्लुएंस करता है। गुड डाटा इन्फ्लुएंस करता है। और जो कपास का पकड़ ले तो कम से कम 100 कॉन्स्टिट्यूंसी पे वो पूरा अपना इन्फ्लुएंस जताता है, कपास और सोयाबीन, ये दो क्रॉप। तो इसकी वजह से इसमें ऑलमोस्ट 40% सीट्स पर कपास और सोया, ये 100 से ज्यादा सीटों पर इसका असर है। तो वो जो किसान है काफी गुस्सा है क्योंकि पहली बार इतने कपास के और सोयाबीन के रेट गिर गए, गवर्नमेंट के एमएसपी भी नहीं मिल रही है। और दूसरी अहम बात, देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले उन्होंने दिंडी निकाली थी। वो दिंडी में कहा था कि हम सोयाबीन के 6,000 रुपए पर क्विंटल रेट देंगे। 6,000 तो नहीं, 5,000 भी नहीं किसान को मिल रहा है। और दूसरी तरफ उनकी जो इनपुट कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट हो, फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो, सीड्स हो, वो काफी बड़े पैमाने बढ़ गई है। तो मुझे लगता है किसानों का मुद्दा और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो उसके पास स्किल है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, वो भटक रहा है इधर उधर। जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज है, वो महाराष्ट्र में आने बजाय जैसे वो एलिगेशंस हो रहे हैं गुजरात जा रही है, वो भी एक मुद्दा लोगों में और युवा में डिस्कशन में है। इसके वजह से जो ओवरऑल ट्रेंड है
वो महाविकास के फेवर में। दो इम्पोर्टेंट बातें सुधीर जी ने कही, क्योंकि लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, चुनाव को कवर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो 100 सीटें हैं वहां पर कपास और सोयाबीन, कॉटन और सोयाबीन उन सीटों को प्रभावित करती हैं, 100 सीटों को। किसान बहुत परेशान है, सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा, लागत नहीं किसान को मिल पा रही है। वही हाल कपास का है, बहुत परेशान है, त्रस्त है। एक तरह से राहुल गांधी ने कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आज आपको अगर 3,000 मिल रहा है तो हम 7,000 देंगे। एक बहुत बड़ा मलहम उन्होंने लगाया है, मरहम लगाया है किसानों के घाव पे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी है महाराष्ट्र में, और जब बच्चे जो यूथ हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जब वो सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट चला गया, वो प्रोजेक्ट चला गया, एयरबस का प्रोजेक्ट चला गया, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट चला गया, सारे के सारे प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, तो उनके जख्मों पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई नमक छिड़क रहा हो। तो यूथ एंड फार्मर्स बोथ आर वेरी वेरी एंग्री, और इस वजह से कई बीजेपी ने अपनी रैलीज कैंसिल कर दी। ओके, गॉट इट, तस्वीर साफ हो रही है। प्रकाश साहब, अंतिम सवाल है, और मुझे लगा कि भाई जो आपका तजुर्बा है, अनुभव है, ये जो पारखी आंखें हैं जौहरी जैसी, भाई अब आज राज खोल दीजिए। दिल में अब राज आप लग के बैठे हैं, कुछ बताते नहीं आप कि क्या होने जा रहा है, आप बात टाल जाते हैं। तो कम से कम आज जो है मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आज खुलकर बता दीजिए भाई, आप कोई पोल थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई एग्जिट पोल आप थोड़ी ना कर रहे हैं कि गड़बड़ हो जाएगा प्रदीप गुप्ता की तरह। आप अपना अंदाजा बताइए, पर्सनल अंदाजा बताइए साहब, क्या लग रहा है 150 सीटें क्या शरद पवार को मिलेगी? तारीफ तो बहुत करी आपने शरद पवार की, साहब पानी बरस रहा है, बीमार है, 84 साल की उम्र है, तो भाई महाराष्ट्र की पब्लिक क्या फैसला करने जा रही है? घूम फिर के फिर मोदी को दे देगी जिसकी भाषण सुनने नहीं जा रही। नहीं दीपक भाई, बातें ऐसी है कि नहीं, अगर आपको नहीं बताना है सर कल पूछ लूंगा आपसे। नहीं, उसमें नहीं बताने का विषय नहीं है। देखिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, ये मैं पहले बोलता हूं। अच्छा, ओके। लेकिन क्या है कि ये सारा का सारा ये किस तरीके से चाले चलते हैं, मैंने बताया ना आपको कि 25-26 तारीख को राष्ट्रपति राजवट ये लगवा देंगे, और अगर समझ लो सीटों में अगर 5-10 सीटों का अंतर रहेगा, यानी समझ लो 140 सीटें बीजेपी को मिली, तो ये क्या कर देंगे, जाके कुछ तो भी ये करके शपथ विधि नहीं हुआ, अमुक नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति राजवट लागू करवा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ये खरीद फरोख्त कर लेंगे। मैं आपकी डिलेमा समझ गया प्रकाश जी, समय कम है आपकी, मैं डिलेमा समझ गया। आप कह रहे हैं, दिल आपका कह रहा है, आंखें कह रही हैं कि भाई महाविकास आघाड़ी जीतेगी, लेकिन आपको डर सता रहा है मोदी और शाह का नाम सुन के, पता नहीं कोई तिगड़प ना लड़ा दे, कुछ मशीन में कुछ ना हो जाए। नहीं, तो डर भी है साथ ही साथ। नहीं, डर लगता है आपको कि हरियाणा जैसा कुछ ऐसा खेल ना कर दें? नहीं, डर लगता है कि नहीं, ये मुझे बताइए। नहीं, डर तो लगता है, क्योंकि ये क्या है कि अभी कुछ भी कर सकते हैं। उमाकांत जी, 25-30 सेकंड बचे। क्या आपको लगता है, ये इन्होंने तो, प्रकाश जी ने कहा मुझे तो डर भी लग रहा है, एक तरफ जीत लग रही महाविकास आघाड़ी की, दूसरी तरफ डर लग रहा है मोदी शाह से, तो आपका क्या कहना है? आपको भी डर लग रहा है? आपको लग रहा है कि भाई नहीं, आशंका है आपको भी कुछ? है अगर हो तो खुलकर बोल दीजिए, उसमें क्या है? नहीं, देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी आशंका तो यह है कि हरियाणा के साथ झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होने थे। इन्होंने डर के मारे चुनाव को टाला, और उसके बाद जो सरकारी खजाने को लूट करके अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा यह है कि इन्होंने जो अभी दोनों बता रहे हैं हमारे गेस्ट साहब, उनका ये कहना है कि देखिए ये लोग खड़े हो रहे हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां, मेरा ये मानना है, और मैंने 1-2 दिन इस प्रोग्राम में कहा भी, कि इन्होंने मल्टी कॉर्नर फाइट का अरेंजमेंट किया है, और मल्टी कॉर्नर फाइट में जिनको जीतना नहीं है उनके भी लोग खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मनसे जो राज ठाकरे की पार्टी है, उसके कैंडिडेट खड़े किए हैं। और मेरे को सुबह मेरी बंबई बात हो रही थी, तो कहा कि मनसे के जो कैंडिडेट हैं वो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कहने से खड़े किए हैं, जो कांग्रेस का, जो उद्धव ठाकरे का, जो शरद पवार का वोट काटेंगे, तो शरद पवार साहब का वोट काटेंगे। तो ये जो कल्पनी, जो स्लीपर सेल खड़े किए हैं, अच्छा मायावती का क्या काम है वहां? तो मायावती, मैं समझ गया, तमाम तरह के लोग खड़े कर दिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं 10 सेकंड बता तो दीजिए, आपको लग क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, वो मैं दोबारा बता रहा हूं कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट है उनकी, कि किसी तरह
साम दाम दंड भेद से बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी उभर जाए, लार्जेस्ट पार्टी बन ओके के आ जाएगी। और अगर जो एमबीए है, एमबीए कहेगा नहीं नहीं हमारा तो प्री पोर अलायंस है। ये लोग संविधान कानून कुछ नहीं मानते, ये लोग ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो बात पुरानी होगी, हम तो लार्जेस्ट पार्टी, हमारे लार्जेस्ट पार्टी बन गई। उसके बाद ये जोड़ तोड़ अडानी अंबानी सारे साथ चलिए में ही, और उसके बाद ये खरीद का पूरा पिटारा खोल देंगे। तो लेकिन समझ संभावना गए। बनी हुई है, आशंका बनी हुई है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा ये आशंका बनी रहेगी हमारे दर्शकों के भी माइंड में चलिए समझ और गए हमारे गेस्ट के भी माइंड में और जनता भाई, के माइंड में भी। जी समझ गए। लखेड़ा साहब साफ लखेड़ा साहब ने ये इनका कहने का मतलब है कि भैया जब तक मशीनें नहीं खुलेंगी 23 तारीख को जब 11-12 बज जाएगा, सही रुझान आएंगे, तब लखेड़ा साहब अपना कार्ड खोलेंगे। अभी ये थोड़ा सा हरियाणा सिंड्रोम में इनका कहना है कि भाई मोदी शाह कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी ये कुछ बोलना नहीं चाहते। अरे भाई आप सूर्यवंशी जी, अब आप क्यों छूट गए, आप भी कुछ बोल ही दीजिए। 3 चीजें, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ केबीसी की तरह। नंबर 1, क्या महाविकास अघाड़ी जीतेगी? नंबर 2, क्या महायुति जीतेगी? और नंबर 3, क्या कांटे की टक्कर है, बराबर का मामला है? नहीं 3 में से ही अभी बोल तो दीजिए। फिर नहीं एक ही बोलना है कांटे आपको। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है दीपक जी। अच्छा चलिए चौथा बोल दीजिए। नहीं नहीं कांटे की टक्कर बिल्कुल है, लेकिन जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर जो चाहिए वो ईएमए के फेवर में है, क्योंकि ठीक है, किसान, बेरोजगार और उनका दलित ओके, मुस्लिम जो वोट गॉट इट, बैंक है, मराठा वापस है ना, ये उनके लिए ओके, राहत की बात है। गॉट द पॉइंट, वेरी वेल सेड। इन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जो एज है महाविकास अघाड़ी को है। हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं, चाहे प्रकाश साहब हों, 50 साल का एक्सपीरियंस, 38 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं उमाकांत जी, इन दोनों ने ये कहा है, अनुभवी लोगों ने, कि भाई हमको तो कहीं ना कहीं डर सताता है, हमें लगता है महाविकास अघाड़ी जीतेगी, लेकिन डर सताता है। तो ठीक है साहब, अब डर सताता है तो 23 तारीख के बाद ही कहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा दोस्तों, इनसे रोज कुछ ना कुछ पूछूं कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का हक है जानने का कि भाई ये जो पैनलिस्ट हैं, ये जो एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बताएं तो, इंडिकेशंस तो दे, इंडिकेट देखते हैं कल ये लोग हिम्मत करते कि नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आप आए, और सुधीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमाकांत जी आप जुड़े और आपने जो भी बात कही मैंने उसको कबूल किया, स्वीकार किया, और मुझे उम्मीद है कि जो नतीजे हैं उस पर थोड़ा और आप स्पष्ट होंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।